आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या है? वो टर्म्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स और ऐसे शब्द जिनका मीनिंग आज आप 11th क्लास जब आप अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तब भी वही रहेगा, और आज से 5 साल 10 साल आप सीए बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी वही रहेगा। हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट के अपने वर्ड्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो अकाउंटिंग के भी अपने वर्ड, जो अकाउंटिंग को करते समय हमें उन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, उन टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। उन टर्म्स को जरा हम समझते हैं, ठीक है? तो पहली जो टर्म हम समझने जा रहे हैं, पहली टर्म वैसे अभी भी यूज आई है, इसको तो मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, ट्रांजैक्शन। बार बार ये वर्ड हमें सुनने को मिलता है, ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन? हमने कहा प्लीज इसका भी ऑडियो है, करण ऑडियो को म्यूट रखिए, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। करण ऑडियो को म्यूट कीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू। सो ट्रांजैक्शन क्या है? एनी एक्टिविटी इन अ बिजनेस, any activity in a business which is related to money, जो पैसे से रिलेटेड है। अपना सपना मनी मनी, सबका सपना मनी मनी, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग किसकी होती है? पैसे की। तो कोई भी लेना देना, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेटेड है उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जो पैसे से रिलेटेड नहीं है उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट टर्म पे आता हूं। Next and the very important term is capital. Next and the very important term is capital. किसी भी बिजनेस में कैपिटल क्या है? वैसे कैपिटल का बहुत सिंपल मीनिंग है, अगर आप पढ़ोगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। डेफिनेटली बिजनेस को चलाता कौन है? बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है? ओनर। और बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बिजनेस में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मालिक, ओनर, प्रोप्राइटर। सारा पैसा वो लगाता है क्या? तो वो जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में स्टार्ट करते समय, that is known as capital. अब कैपिटल को कैपिटल क्यों बोला? ठीक है, डेफिनेशन तो बस यही है कि जो पैसा ओनर ने लगाया है इट इज नोन एज कैपिटल। लेकिन हमें यह समझना है व्हाई दिस कैपिटल वर्ड इज यूज, और इस कैपिटल का रोल क्या है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि इस कैपिटल का अकाउंटिंग में क्या रोल है, क्योंकि इस कैपिटल का अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट तो वैसे अपने आप हो जाता है कि ओनर ने पैसा लगाया होगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, और पैसा नहीं लगेगा तो बिजनेस कहां से स्टार्ट होगा, राइट? तो जो पैसा लगाया गया है ओनर के द्वारा, दैट इज नोन एज कैपिटल। अब कैपिटल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझे। देखिए, कल भी बताया कि अकाउंटिंग में हर चीज का अकाउंट रखा जाता है। अकाउंटिंग में किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका क्या बना लिया जाए? अकाउंट बना लिया जाए। कुछ भी इंफॉर्मेशन रखनी है तो मेक ए अकाउंट, और कोई तरीका नहीं है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर्सन की इंफॉर्मेशन रखनी है तो अकाउंट बनाओ, थिंग की इंफॉर्मेशन रखनी है तो अकाउंट बनाओ, हर चीज का अकाउंट। तो फिर जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लेजर बनाते हैं, बहुत सारे उसमें अकाउंट बनाएंगे,
तो आप देखोगे एक अकाउंट इस नाम से भी बनेगा कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल अकाउंट का पर्पस क्या है, तो जरा इसे समझे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, मैं इसको मंत्र ही बोलता हूं क्योंकि बिजनेस की अकाउंटिंग का सबसे मेन फंडा, नींव ये है जो मैं बताने जा रहा हूं कि बिजनेस में अकाउंटिंग करते वक्त ये माना जाता है दैट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल, दैट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल। दोनों को अलग अलग पर्सन, दोनों को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। अब भाई बिजनेसमैन तो पर्सन होता है, उसको तो भगवान ने ऊपर से टपकाया है, नेचुरल पर्सन है, खाता है, सोता है, उठता है, बोलता है। लेकिन बिजनेस तो पर्सन नहीं है, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। बिजनेस तो एक एक्टिविटी है जो बिजनेसमैन कर रहा है। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा माना जाता है, अकाउंटिंग करने के पीछे ऐसा सोच होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। देखिए, कैपिटल की डेफिनेशन तो एक लाइन में कंप्लीट हो गई कि पैसा जो भी ओनर ने लगाया वो कैपिटल है। लेकिन उसको कैपिटल क्यों कहा और कैपिटल का अकाउंट क्यों बनता है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल से समझे, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है लेकिन सिर्फ समझने के लिए। मान लीजिए मेरा एक बड़ा फेवरेट बिजनेस हाउस है रिलायंस। मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं रिलायंस से बड़ा मोटिवेट होता हूँ, स्पेशली उनके फाउंडर से। आपने सुना होगा कि रिलायंस को किसने स्टार्ट किया? रिलायंस के ओनर रहे, ठीक है, धीरूभाई अंबानी। समझिए पर्पस क्या है कि रिलायंस एक बिजनेस है, उसके ओनर है धीरूभाई अंबानी, ठीक है। मतलब रिलायंस को स्टार्ट किया धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी एक पर्सन है, लेकिन अकाउंटिंग करते वक्त रिलायंस को भी क्या माना गया है? एक पर्सन माना गया है। रिलायंस को भी एक चलता फिरता इंसान माना गया है। तो ये तो पर्सन नहीं है, लेकिन हमने पर्सन इसको मान लिया। मान लिया, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं ना। अगर मैं बोलूं ये पेन नहीं है, फुटबॉल है, तो मान लो ना थोड़ी देर। तो माना, अज्यूम किया कि बिजनेस भी क्या है? एक पर्सन है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे आज से लेके कभी तक भी, आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेसमैन के लिए नहीं होती, वो बिजनेस के लिए होती है। मतलब हम जो अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटेंट बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन के अकाउंटेंट नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन माने गए हैं। और वॉट एवर अकाउंटिंग वी आर डूइंग फॉर बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेसमैन। अब अकाउंटिंग पैसे की होती है, ठीक है। तो समझना कि सपोज धीरूभाई अंबानी ने अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपीस लगा के इन्वेस्टमेंट करके रिलायंस को स्टार्ट किया। आप रिलायंस को पर्सन मान रहे हो, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? रिलायंस की कर रहे हो, ठीक है। तो रिलायंस के पास पैसा आया क्या? तो मैं इसी बात को ऐसे कह सकता हूं क्या कि धीरूभाई अंबानी नाम के पर्सन ने रिलायंस नाम के पर्सन को पैसा उधार दिया, ऐसा बोल सकता हूं? धीरूभाई अंबानी नाम के पर्सन ने रिलायंस नाम के पर्सन को पैसा उधार दिया, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग पर्सन मान रहा हूं। तो अब एज ए अकाउंटेंट हमें रिलायंस की जब बुक्स बनाएंगे, रिलायंस की जब अकाउंटिंग करेंगे, तो ये दिखाना पड़ेगा कि 10 लाख आया। 10 लाख आया, किससे आया?
धीरू भाई अंबानी से, जो कि कौन है? ओनर है। धीरू भाई अंबानी कौन है? ओनर है। तो 10 लाख आया, चलो साहब, एक तो अकाउंट हो गया, हर चीज का अकाउंट बनता है, तो एक तो कैश हो गया कि कैश आया होगा। दूसरी बात, भैया जिसने दिया उसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा। आज आप किसी से पैसा उधार लाओगे तो अपने यहाँ कहीं ना कहीं लिखोगे कि इस फलाने पर्सन से मैंने पैसा उधार लिया है। तो फिर हम धीरू भाई अंबानी का भी तो नाम लिखेंगे इसकी अकाउंटिंग में कि 10 लाख रुपीज धीरू भाई अंबानी से आया। नाम लिखेंगे मतलब क्या? धीरू भाई अंबानी का अकाउंट बनाएंगे, बिजनेसमैन का अकाउंट बनाएंगे। तो बिजनेसमैन का जो अकाउंट बनाया जाता है किसकी बुक में? बिजनेस की बुक में। वो किस नाम से बनाया जाता है? कैपिटल के नेम से। धीरू भाई अंबानी के नाम से, बिजनेसमैन के नाम से अकाउंट नहीं बनेगा, तो किस नाम से अकाउंट बनेगा? कैपिटल के नेम से। तो आप कैपिटल को ऐसे भी समझ सकते हो कि कैपिटल क्या है? कैपिटल है अकाउंट ऑफ ऑनर। क्या है? अकाउंट ऑफ ओनर का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बुक्स में, बिजनेस की अकाउंटिंग में ओनर का जो अकाउंट बनता है वो क्या है? कैपिटल। सिंपल डिनोट कर दिया ना। आज हमसे कोई बड़े होते हैं, हमसे कोई घर में बड़े होते हैं, आपका ब्रदर है, आप बड़ा ब्रदर है, बड़ी सिस्टर है, आप उनको नाम से नहीं बुलाते ना, दीदी भैया। पापा को नाम से नहीं बुलाते ना, मम्मी को नाम से नहीं बुलाते ना। तो वही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कर दिया कि ओनर के नेम से अकाउंट नहीं होगा, उसके ओनर के अकाउंट के लिए एक नेम यूज कर लिया गया। क्या? कैपिटल। समझ में आया कैपिटल का फंडा? तो ये तो समझना ही है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन साथ में ये भी समझना है कि जो कैपिटल है वो ओनर का अकाउंट होता है बिजनेस की बुक्स में। समझ में आया? चलिए एक और टर्म पढ़ते हैं। कैपिटल को लेके किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग। अब ये ड्राइंग वर्ड आप बहुत जगह अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉ करना। विड्रॉ करना कैसे, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं कि ओनर ने 10 लाख रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने मान लिया कि ओनर या बिजनेसमैन नाम के पर्सन ने बिजनेस नाम के पर्सन को पैसा क्या दिया? उधार दिया। राइट? अब मान लीजिए कल को बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने पर्सनल यूज के लिए, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों की फीस जमा कराने के लिए। तो वो क्या कहीं किसी से उधार मांगने जाएगा? नहीं। वो कहां से निकालेगा वो पैसा? अपने बिजनेस से। तो सपोज बिजनेसमैन को अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने बिजनेस से 50,000 निकाल लिया। ओनर को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपने बिजनेस से 50,000 रुपीज अमाउंट क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। आप सुनिए, वापस अकाउंटिंग होगी क्योंकि मामला किसका है? मनी मनी। अकाउंटिंग किसके लिए करोगे आप? बिजनेस के लिए, रिलायंस के लिए। आप ये दिखाओगे, अब की बार आप ये दिखाओगे कि पैसा गया। अब ये दिखाओगे कि पैसा गया। कौन लेके गया? पैसा गया और उसे ओनर लेके गया। अभी आप ये दिखाओगे कि पैसा गया और उसे कौन लेके गया? ओनर। तो वही वापस, एक तो पैसा जाना, कैश कम होना, वो दिखाओगे। दूसरी बात फिर अकाउंट बनाओगे ओनर का कि ओनर पैसा लेके गया। तो अब जो ओनर का अकाउंट बनेगा वो किस नाम से बनेगा? ड्राइंग। मतलब ड्राइंग को दो तरीके से समझ सकते हो। ड्राइंग की डेफिनेशन तो सिंपल इतनी सी है, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग।
कोई भी अमाउंट जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला वो ड्राइंग है। लेकिन इस पॉइंट से भी समझना है कि ड्राइंग भी ओनर का ही अकाउंट है। मतलब ओनर के दो अकाउंट, ओनर के दो अकाउंट, ड्राइंग भी ओनर का ही अकाउंट है। कैपिटल बता रहा है ओनर ने कितना पैसा दिया है, ड्राइंग बता रहा है ओनर ने कितना पैसा निकाल लिया है। ठीक है, तो ओनर के बिजनेस की बुक्स में, बिजनेस की अकाउंटिंग में ओनर के दो अकाउंट बनते हैं। ड्राइंग भी ओनर का ही अकाउंट है जो बता रहा है उसके वो जो पैसा लेके आया है बिजनेस में, जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है। ड्राइंग बता रहा है जो उसने पैसा बिजनेस से निकाल लिया है। समझ में आया ये दोनों टर्म? बोलिए, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। बोलो। चलिए आगे बढ़ते। समझ में आ रहा है तो मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। देखिए, एक पर्सन बिजनेस क्यों करता है? एक पर्सन बिजनेस में पैसा क्यों लगाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना? तो ओनर एक बिजनेस में अपनी दो चीजें इन्वेस्ट करता है, अपनी दो रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है। क्या क्या रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है? पहला तो कैश, पैसा। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में एक तो पैसा लगाता है और दूसरा लगाता है अपना टाइम। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में दो चीजें लगाता है, पैसा और टाइम। क्यों लगाता है भाई? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, समझिए। तो इसका मतलब बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है? ओनर का होता है। ऑब्वियसली मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो मेरा ही होगा। अब अकाउंटिंग में हम कितना भी कह दें कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग पर्सन है, लेकिन वास्तव में बिजनेसमैन ही बिजनेस को चला रहा है। तो बिजनेस जो भी कमाएगा वो सब किसका है? बिजनेसमैन का है। बस अकाउंटिंग में हम ऐसी सोच बना लेते हैं दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल, और हम अकाउंटिंग सारी बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं कर रहे हैं। डन? तो एक टर्म और समझिए, एक टर्म होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी नोट पे मैं समझा देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है समझिए। हमने कहा कि एक बिजनेसमैन बिजनेस में अपना पैसा भी लगा रहा है, अपना टाइम भी लगा रहा है, ठीक है? बदले में बिजनेस उसको क्या दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है। बदले में बिजनेस उसको क्या दे रहा है? बिजनेस से उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। एक बार बिजनेसमैन ने, धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस को कहा, रिलायंस को कहा कि अरे रिलायंस, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूं, मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूं, बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? तुम मुझे सिर्फ प्रॉफिट दे रहे हो। मतलब मैं अपने दो रिसोर्सेस को इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे रिटर्न में तो एक ही बेनिफिट मिल रहा है, वो है प्रॉफिट। सोचो इसके पीछे उस बिजनेसमैन की सोच क्या थी? बिजनेसमैन की सोच ये थी कि अगर मैं अपना पैसा कहीं और लगा दूं, पैसा किसी को उधार दे दूं, बैंक में डाल दूं, इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे इंटरेस्ट का फायदा होगा क्या? और मैं अपना टाइम और कहीं लगाऊं, कहीं जाके जॉब कर लूं, तो मुझे वहां से सैलरी और रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो बिजनेसमैन ने ये कहा कि मैं अपने दो रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बेनिफिट तो एक ही हो रहा है, ठीक है? अगर मैं अपना पैसा कहीं और लगाऊं, टाइम कहीं और लगाऊं, तो मुझे डबल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन तुम तो मुझे एक ही बेनिफिट दे रहे हो। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा, तो बिजनेसमैन ने कहा कि भैया जो तुम मुझे प्रॉफिट दे रहे हो वो तो हो गया मेरे टाइम के बदले, मेरी मेहनत के बदले,
कि ये प्रॉफिट तो मेरी मेहनत का रिटर्न है, मैं जो हार्डवर्क कर रहा हूं उसका रिटर्न है, मुझे अपने पैसे पे ब्याज भी चाहिए। ये स्टोरी सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नरेट की है। ओके, मुझे अपने पैसे पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, ब्याज भी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझे क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? द इंटरेस्ट विच इज अलाउड टू ओनर, द इंटरेस्ट विच इज अलाउड टू ओनर, ओनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है ओनर को, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन दे रहा है इंटरेस्ट? बिजनेस। किसको दे रहा है? बिजनेसमैन को। तो द इंटरेस्ट विच इज अलाउड टू ओनर ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए खर्चा है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा ही होगा। आप मान लीजिए किसी से पैसा उधार लेके आए और टाइम टू टाइम आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो आपका क्या है? लॉस है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। तो यहाँ हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग पर्सन मान रहे हैं, और अलग अलग पर्सन मान रहे हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया कि साहब हमने ये माना कि बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई है वो एक तरह का पैसा उधार दिया है बिजनेस को, उस उधार वाले पैसे पे बिजनेसमैन को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो कॉन्सेप्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? उसका खर्चा हो गया, उसका एक्सपेंस हो गया, और हर खर्चा लॉस होता है। ठीक है, समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट और इसी स्टोरी पे बेस्ड है, उसको समझे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ना ये क्या है? इसी स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं कि भैया बिजनेसमैन ने अपने लगाए हुए पैसे पे इंटरेस्ट मांगा, तो ओनर बिजनेस तैयार हो गया कि ठीक है भाई मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा। अब हुआ क्या कि बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10 लाख पे, मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो मुझे 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपीज पे अपना इंटरेस्ट चाहिए। अब भैया ये सुन के बिजनेस का तो दिमाग खराब हो गया। क्यों? बिजनेस बोला तुम मुझसे 10 लाख का इंटरेस्ट कैसे मांग सकते हो, क्योंकि 50 तो तुम वापस ले गए, तो इंटरेस्ट तो भाई 950 पे बनता है। बिजनेसमैन बिजनेस से 10 लाख पे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस ने कहा भाई मेरे 50,000 तो तुम वापस ले गए, तो मेरे पास तो तुम्हारा 9,50,000 ही है, तो 950 पे इंटरेस्ट लो ना। लेकिन नहीं, बिजनेसमैन तो अड़ गया, जिद्दी करने लगा कि नहीं भैया मुझे तो अपनी कैपिटल पे चाहिए इंटरेस्ट, जो भी चाहिए। तो फिर बिजनेस ने एक आइडिया निकाला, होता है ना बच्चे को समझाने के लिए आइडिया निकालते, वैसे ही बिजनेस ने एक आइडिया निकाला कि ओके मैं तुमको 10 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा, तुमने जितनी कैपिटल लगाई है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं तुमको पूरे पे इंटरेस्ट दूंगा। खुश? एक काम करो, तुम मुझे जो पैसा तुमने निकाला है उस पे इंटरेस्ट दे दो, तुम मुझे जो पैसा तुमने विड्रॉ किया है उस पे इंटरेस्ट तुम दे दो मुझे। ठीक है, बिजनेसमैन खुश हो गया, ठीक है भाई। तो कॉन्सेप्ट आ गया क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? द इंटरेस्ट विच इज चार्ज फ्रॉम ओनर, द इंटरेस्ट विच इज चार्ज फ्रॉम ओनर। अब की बार बिजनेस ले रहा है इंटरेस्ट किससे? बिजनेसमैन से। बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बिजनेसमैन से ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, और अच्छा एक और मंत्र देता हूं, एक मंत्र तो दे दिया कि हरदम अकाउंटिंग किसके लिए होती है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। मेरे स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं फंडाज ऑफ नीरज सर। तो फंडाज ऑफ नीरज सर ये है, एक तो ये हो गया
और एक फंडा ये है, चलो ये तो किताबों में लिखा हुआ फंडा है, एक फंडा ये है कि आपको अकाउंटिंग में मास्टरी करनी है। अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग को सॉलिड करना है तो प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूं। अकाउंटिंग इज नॉट ए सब्जेक्ट टू लर्न, अकाउंटिंग इज ए सब्जेक्ट टू अर्न। कमाने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा फंडा मेरा, दूसरा मंत्र मेरा ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग में कुछ भी चीज सोच रहे हो, अपने आप को बिजनेस मानो, अपने आप को बिजनेसमैन मत मानो। अपने आप को क्या अज्यूम करो? बिजनेस अज्यूम करो। यू आर बिजनेस। ठीक है, तो आप सोचो कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, द इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो तो बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किससे? बिजनेसमैन से। कौन से अमाउंट पे? ड्रॉइंग के अमाउंट पे। तो द इंटरेस्ट विच इज चार्ज फ्रॉम ओनर ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे थे तो हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें मिल रहा है तो हमारा फायदा हो गया क्या? उसको बिजनेस में बोलते हैं इनकम। इट इज इनकम फॉर ए बिजनेस। बिजनेस के लिए ये इनकम है। तो ये 5 बेसिक टर्म्स आपको समझ में आई? कोई भी क्वेरी है इस बारे में, कुछ भी बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। परफेक्टली क्लियर? मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने से आपको और बेटर समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए और टर्म्स को समझते हैं। नेक्स्ट जिस टर्म को हम समझने वाले हैं, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। आप देखोगे जब आप अकाउंटिंग करना शुरू करोगे ना, ये सब वर्ड्स काम आने वाले हैं आपके पास, ये सब वर्ड्स यूज आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट। अब सुनो, धीरू भाई अंबानी ने पैसा लगा दिया रिलायंस में। पैसा लगाया क्या? कोई गुल्लक में थोड़ी ना डाला होगा कि किसी गुल्लक में पैसा डाल दिया। पैसा लगाना मतलब अपने बिजनेस के लिए इस 10 लाख रुपए से फैक्ट्री खरीदी होगी, ऑफिस खरीदा होगा, फर्नीचर खरीदा होगा, मशीन खरीदी होगी, कंप्यूटर खरीदा होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो, गुड्स खरीदा होगा, कुछ कैश अपने पास रखा भी होगा जरूरत पड़ने के लिए। तो एसेट क्या है कि इस कैपिटल को जब यूज करते हैं, ये जो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, बिजनेस उस पैसे को यूज करता है अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज बनाने में, दैट इज नोन एज एसेट। तो एसेट को समझे, एसेट की पहली डेफिनेशन होती है, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो थिंग्स which are used to run a business। बिजनेस चलाने के लिए जितनी भी चीजें यूज होती है वो सब क्या है? एसेट्स है। अगर मैं आज आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मुझे बिल्डिंग की भी जरूरत है, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मुझे फर्नीचर की भी जरूरत है, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मुझे एसी की भी जरूरत है, अभी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कैमरे की भी जरूरत है। तो ये सब मेरी क्या है? एसेट्स। एसेट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, और यू कैन से एसेट इज ए यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल को जब जो पैसा इन्वेस्ट किया, उसको जब अलग अलग चीजों में यूज किया तो वो क्या बन जाती है? एसेट। और वो सारी चीजें जो बिजनेस चलाने में काम आती है। ठीक है, थिंग्स यूज्ड टू
produce goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आज मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो इस सर्विसेज को जनरेट करने के लिए जो चीजें मेरे काम में आ रही है, अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा होता, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट बनाने के लिए जो चीजों को मैं यूज कर रहा हूँ, जिनको भी, वो सब मेरी क्या है, एसेट। तो एसेट वो है जो हमें अपने गुड्स, अगर हम बिजनेस गुड्स का कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं, और अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो हमें मदद करती है, वो हमारी क्या है, एसेट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। एक और, which have some value, which have some value, जिसकी कोई वैल्यू है, can be converted into cash, which have some value, जिसकी कोई वैल्यू है, and can be converted into cash, जिसकी कोई वैल्यू और जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेच के पैसा ला सकते हैं। चलो अभी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, एसी, राइट, ये सब वो चीजें जो बिजनेस चलाने में भी काम आती है, जिनकी कोई वैल्यू भी है, जिसको जरूरत पड़ी तो हम बेच के पैसा ला सकते हैं। स्ट्रेंथ है, ऐसे बिजनेस की स्ट्रेंथ है, बुरे समय में क्या काम आती है, एसेट काम आती है, राइट। स्टॉक, कैश, कैश पड़ा है अगर हमारी पॉकेट में या बैंक में, वो भी हमारी एसेट है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है, उसको तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है कैश में। तो याद रखें, ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड टू रन ए बिजनेस, बिजनेस चलाने में काम आती है, ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू है जिसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब हमारी क्या है, एसेट। लेकिन ये एसेट कहाँ से बनी होगी, जो पैसा ओनर ने लगाया होगा, उसी पैसे को जब ओनर ने तो दे दिया बिजनेस को, अब बिजनेस ने जब उस पैसे को, अब उस बिजनेस ने बिजनेस चलाने के लिए जब उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, तो वो क्या हो गई, एसेट। वेरी क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अब इस एसेट की भी अलग अलग क्या बनी हुई है, कैटेगरीज बनी हुई है, मतलब इन एसेट के भी अलग अलग टाइप हैं। पहला टाइप ऑफ एसेट है फिक्स्ड एसेट। The first type of asset is fixed asset. Now what is fixed asset? नाम से लग रहा है fixed। अब ये fixed asset क्या है? fixed asset के लिए समझ लीजिए, these are the assets which can be used for a longer period of time, जिनका long use होता है, जिनको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, जो लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास रहती है। लैंड, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिल्डिंग सालों साल तक यूज करते हैं, फर्नीचर सालों साल तक यूज करते हैं, मशीन सालों साल तक यूज करते हैं, तो जो हमें लंबे समय तक यूज देती है, वो सब क्या है, हमारी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। Cannot be easily converted into cash। अभी अभी हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, क्या एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बेच सकते हैं, इसको भी बेच सकते हैं, लेकिन आसानी से, फटाफट, फ्रीक्वेंटली, जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैल्यू तो है, अच्छी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, ह्यूज अमाउंट जनरली फिक्स्ड एसेट में इन्वॉल्व होता है। बिल्डिंग बिक सकती है, लैंड बिक सकती है, मशीन बिक सकता है, व्हीकल बिक सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बट कैन नॉट बी इजीली और फ्रीक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू कैश। कैसे कि मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं अभी,
और हर आने जाने वाले को बोलूं कि भैया ये बिल्डिंग बेच रहा हूं, भैया ये बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो कोई भी पॉकेट से पैसा निकालेगा और बोलेगा लाओ बिल्डिंग दे दो, ऐसा नहीं। क्योंकि कोई बिल्डिंग प्याज और आलू नहीं है, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो बड़ी प्रॉपर्टी है। कुछ भी फर्नीचर ले लो, व्हीकल ले लो, तो कन्वर्ट तो हो सकता है कैश में, लेकिन इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती है फिक्स्ड एसेट। हर एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बट इजीली जो कन्वर्ट नहीं होती, फ्रीक्वेंटली जो कन्वर्ट नहीं होती, वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट की क्वालिटी है, तो इनकी डेफिनेशन नहीं है, जो इनकी क्वालिटी है वो इनकी डेफिनेशन है। कल को लिखने को आ जाए तो आप ये सब पॉइंट लिखोगे। एक और होती है फिक्स्ड एसेट की, एक और क्वालिटी होती है, नॉट meant for resale। फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में दोबारा बेचने के लिए नहीं बनी है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, वही लेता हूं, गारमेंट का बिजनेस है, ये भी मेरा फेवरेट बिजनेस है। तो मेरा गारमेंट का बिजनेस है और मेरे गारमेंट के शोरूम में फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसी है, टेलीविजन लगा हुआ है, बड़ा सा स्क्रीन। तो क्या मैंने अपने शोरूम में फर्नीचर, एसी, टेलीविजन, कंप्यूटर बेचने के लिए रखा है कि कोई भी आए उसको खरीद के ले जाए? नहीं। अरे बेचने के लिए तो मैंने गारमेंट रखा है जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैंने वो कंप्यूटर, वो फर्नीचर, वो एसी और वो स्क्रीन, बड़ा सा टेलीविजन, वो बेचने के लिए नहीं रखा है, वो तो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, बिजनेस को चलाने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट आर नेवर मेंट फॉर रीसेल। उसको हम दोबारा बेच के प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बिजनेस में नहीं लाते हैं। आप कहोगे सर बिल्डिंग फर्नीचर तो बेचते हैं ना? हाँ बेचते हैं, वो पुराना हो जाए, काम का नहीं रहे, हम नया लाना चाहते तो बेचते ना। लेकिन हमारा मोटिव तो नहीं है ना उसको बेच के प्रॉफिट कमाना। हम उसका धंधा तो नहीं कर रहे, हम उसका बिजनेस तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। इनको बिजनेस में लाया जाता है, इनको बिजनेस में खरीदा जाता है यूज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। वेरी क्लियर? तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ एसेट, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट। Now what is current asset? ठीक है, करंट एसेट भी देखें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उनके लिए। पहला है whose balance keep on changing, जिसका बैलेंस हमारे बिजनेस में चेंज होता ही रहता है। whose balance keeps on changing, जैसे फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग तो वही रहेगी, मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन हमारी बुक्स में अगर हमने कभी 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी तो हमारी वो बुक्स, हमारे वो अकाउंट तो 50 लाख ही दिखाता रहेगा। मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा, हमारी बुक्स में ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता, बुक्स में वही रहेगा। बट मैं अब ऐसी एसेट की बात कर रहा हूं जिसका बैलेंस, जिसकी वैल्यू हमारी बुक्स में भी रेगुलर चेंज होती रहती है, हमें करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। एग्जाम्पल, कैश रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, रोज शाम को, रोज बिजनेस बंद, बढ़ाने के बाद, बंद करने के बाद शाम को कैश कुछ और होगा। मूविंग है, लिक्विड है। बिजनेस में लिक्विड किसको बोला जाता है? कैश को। रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, दिन में ही पता नहीं कितनी बार आ रहा है और जा रहा है। तो कैश की वैल्यू, कैश का बैलेंस हमारे बिजनेस में बार बार चेंज होता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट पे रिकॉर्डेड नहीं है। स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। मैं अभी आगे टर्म्स में भी पढ़ाऊंगा कि गुड्स किसको बोला जाता है। जिस चीज का बिजनेस किया जाता है उसको बोलते हैं गुड्स। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, गारमेंट का बिजनेस है मेरा, तो मेरे पास गारमेंट का बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा,
तो जो पड़ा हुआ गुड्स होता है हमारे पास बेचने के लिए, दैट इज नोन एज स्टॉक। तो वो स्टॉक भी तो रोज चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस में रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, तो उसका बैलेंस रोज चेंज हो रहा है। कभी कम रह गया स्टॉक, कभी बढ़ गया स्टॉक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक होता है, अभी देखो कुछ टर्म्स अभी आगे आएंगे, गुड्स को आगे समझाऊंगा, स्टॉक को पूरा आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी ट्रेलर दे दिया उसका। एक है डेटर्स। डेटर्स कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है ना। आप अपने फ्रेंड को पैसा उधार दे दो, कभी उसको बेचारे को जरूरत है, वो आपके पास आया, भाई भाई पैसे दे दे यार, उधार दे दे, 4 दिन बाद दे दूंगा। तो आपने जब उसे पैसा दे दिया तो वो आपका डेटर बन गया। तो डेटर भी आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई। क्यों एसेट हो गई? क्योंकि हमें पैसा आना है, जहां से भी हमें पैसा आना है वो एक तरह से हमारी एसेट है, स्ट्रेंथ है। तो वो डेटर, उधार देना पड़ता है ना बिजनेस में। बिजनेस में उधार दिया, बहुत सारे कस्टमर हैं, उनसे पैसा सबसे आना है, तो उनसे जो पैसा आना है वो हमारी एसेट है। तो वो डेटर भी तो चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग पैसा दे देंगे, कुछ लोग और उधार ले जाएंगे, चेंज होता रहता है। रोज बेच रहे, रोज पैसा आ रहा है, रोज बेच रहे, रोज पैसा आ रहा है, तो डेटर भी हमारे रोज कम ज्यादा होते रहते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? करंट एसेट का। तो जिसका बैलेंस हमारे बिजनेस में चेंज होता ही रहता है वो क्या है? करंट एसेट। और दिखते हैं, और है इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑपोजिट हो गया बिल्कुल फिक्स्ड एसेट का, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वही 3 एग्जाम्पल की बात करता हूं। स्टॉक, स्टॉक फटाफट बिक जाएगा। बिल्डिंग को बेचने में टाइम लगेगा, फर्नीचर को बेचने में टाइम लगेगा, ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, स्टॉक फटाफट बिक जाएगा। अभी कर दो 25% डिस्काउंट, सेल सेल सेल, खड़ाक से बिक जाएगा अगर उसकी डिमांड है तो इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। डेटर, आपको 100 लोगों से पैसा लेना है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप 100 लोगों को मैसेज करोगे, फोन करोगे, भैया मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दो। 100 तो नहीं देंगे, लेकिन 50 तो दे देंगे, 25 तो दे देंगे। इजीली कन्वर्ट, कुछ 2-4 दिन बाद दे देंगे। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तीसरा एग्जांपल था कैश बैलेंस। तो कैश तो अपने आप में कैश है। हाँ, कैश कभी कभी बैंक में भी पड़ा होता है, बैंक में भी पैसा पड़ा होता है, वो भी हमारी एसेट है, जिसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। तो भाई बैंक से भी फटाफट निकाल के ला सकते हैं पैसा। तो इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो भी कौन सी एसेट होती है? करंट। राइट। एक और क्वालिटी समझते हैं, मेंट फॉर रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। ये वो एसेट होती है जिसको रीसेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में लाया जाता है। और उसका परफेक्ट एग्जांपल है स्टॉक। करंट एसेट में बहुत सारी एसेट आती है, स्टॉक भी आ गया, डेटर भी आ गया, कैश भी आ गया, बैंक का बैलेंस भी आ गया, लेकिन इस वाली क्वालिटी में एक ही एग्जांपल है। मतलब इस वाली ये जो क्वालिटी बनी है, सिर्फ ये जो पॉइंट बना है वो सिर्फ किसके लिए बना है? स्टॉक के लिए। कि अगर मेरा गारमेंट का बिजनेस है तो भाई मैं गारमेंट क्यों खरीद रहा हूं? मेरे ड्राइंग रूम में सजाना है क्या? नहीं, उसको बेच के रोकड़ा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो वो आइटम, वो कमोडिटी जिसको मैं रीसेल करने के उद्देश्य से, रीसेल करने के पर्पज से मैं उसको खरीदते वक्त ही मेरे दिमाग में इसको बेच के मुझे क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है, वो भी करंट एसेट होती है। और इस लाइन का एग्जांपल क्या है? स्टॉक है। वेरी क्लियर। तो ये 2 तरह की एसेट अभी हमने पढ़ ली, फिक्स्ड एसेट
करंट एसेट। कोई डाउट है इनमें तो पूछिए। इन दोनों तरह की एसेट में आपका कोई भी डाउट है तो पूछिए। तो इसका मतलब आपको पक्के तौर पे समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। एक और होती है कैटेगरी एसेट की। मेन कैटेगरी जो काम आएगी आपके ज्यादा फिक्स्ड और करंट ही आएगी। अब जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ थर्ड कैटेगरी जरूर है, लेकिन वो जो कैटेगरी वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड और करंट में कवर हो जाती है, लेकिन उसको अलग से भी पढ़ेंगे। टेंजिबल एसेट। थर्ड कैटेगरी इज, थर्ड टाइप ऑफ एसेट इज टेंजिबल एसेट। नाउ टेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है। टेंजिबल जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है। टेंजिबल एसेट मतलब which can be seen, felt and touched। जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मतलब जिसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी होती है। तो अभी तक जितनी एसेट के मैंने नाम लिए, ये फिक्स्ड और करंट, ये सारी ही एसेट टेंजिबल भी है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, स्टॉक, कैश, डेटर, ये सब दिखते भी हैं। हम इनको छू भी सकते हैं, इनको फील भी कर सकते हैं। इनकी कोई ना कोई फिजिकल आइडेंटिटी है। तो दिस, मैंने आपको बताया ये थर्ड कैटेगरी जरूर है, लेकिन ये एक एसेट का नेचर बता रखा है। और इस टेंजिबल एसेट में ये सारी जितनी भी फिक्स्ड और करंट एसेट अभी हमने पढ़ी है, ये सब कवर होती है, जितनी भी अभी हमने पढ़ी है। आप बहुत अभी देखिए, बहुत स्टार्टिंग है, बहुत नई नई टर्म्स आएगी, बहुत सारे और भी एसेट्स के आप नाम सुनोगे, ठीक है, लेकिन अभी उतना समझाया जा रहा है जितना आपके लिए अभी जरूरी है। So these all fixed asset and current asset which we have discussed are tangible assets. Clear? Any doubt?